स्टार्ट विद टुडेज थीम्स एनालिसिस। आज का सबसे पहला टॉपिक है दिल्ली गवर्नमेंट आईआईटी कानपुर साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर आर्टिफिशियल रेन ट्रायल्स। अगर हम इसके बेसिक कंटेक्स्ट के बारे में बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ MOU साइन किया है विद IIT कानपुर टू कंडक्ट क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन ट्रायल्स एज एन एमरजेंसी मेजर टू कॉम्बैट राइजिंग एयर पोल्यूशन। शेड्यूल ऑफ ट्रायल क्या है? इट इज़ बिटवीन October 7 to 11 by using the Illusion 76 aircraft with cloud seeding technology. So key details क्या हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड? ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला कि टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन लेवल्स इन दिल्ली पर्टिकुलरली इन द विंटर्स। मेथड होगा बाय एयरक्राफ्ट डिस्पर्सर्स ऑफ सिल्वर आयोडीन एंड silver iodide and other chemicals into the cloud, and these will act as condensation nuclei water droplets from and will form the artificial rain. Scale क्या रहेगी? Basically 5 trials रहेंगे between October 7 to 11 if the weather is permitting. So agencies involved, approvals from 13 agencies including aviation, defense, Home, Environment Ministries plus DGCA, state governments, meteorological bodies are required. एक्सपेंसिव तो रहेगा ही, बट ये एक टेम्प्रेरी मेजर है। सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, फर्स्ट आर्टिफिशियल रेन ट्रायल्स इन दिल्ली seen as a historic milestone by the state government. Attempts at artificial rain in Delhi have been under consideration for years but faced delays. Criticism and concerns की अगर हम बात करें तो what are the criticisms? Experts warn quick fixes like artificial rains may not solve long-term pollution problems. So pollution levels tend to bounce back quickly in winter. Focus should be on structural emission reduction measures across the sectors. Economic viability की अगर मैं बात करूँ, artificial rain that is expensive and temporary solution. Now if we talk about the political angle, this is accused by the opposition. बेसिकली पॉलिटिकल एंगल इंपॉर्टेंट भी नहीं है। अगर हम UPSC रेलेवेंस के हिसाब से बात करते हैं तो इन्वायरमेंट बेसिस पे आपकी जो क्लाउड सीडिंग मेथड है, टेक्नोलॉजी है, वो इंपॉर्टेंट है। इसका इफेक्टिवली यूज़ कैसे किया जाता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप इस पर कंसेप्चुअल नोट्स बना लीजिएगा। एंड उसके अलावा क्लाइमेटिक बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सिल्वर आयोडाइड का यूज़ किस तरीके से होता है? बेसिकली सिल्वर आयोडाइड इट एक्ट्स एज अ कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, तो इसकी वजह से जो रेनफॉल प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाती है। सो कहीं ना कहीं एक टेक्निकल चीज़ें हैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट मैनेजमेंट एंड पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड हाउ इफेक्टिव इट इज़, इस पर नोट्स बनाना आपको ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका ले रिमेन्स टेंस अ डे आफ्टर डेथ ऑफ 4 persons. So Leh town of Ladakh remains tense after the death of 4 locals during violent protest demanding the statehood. Curfew has been imposed and dozens were detained. The bodies were handed over to families for last rites, with the Ladakh Buddhist Association conducting cremations. Clashes broke out at the BJP office in Ladakh Autonomous Hill Development Council premises, leaving at least 15 seriously injured and over 30 with minor injuries. One injured was airlifted to Delhi. Authorities have registered cases and tightened the security with extra deployments. So the unrest coincided with the 15-day of hunger strike led by activist Sonam Wangchuk. So basically these type of situations are important with respect to national security and internal disturbances. नेक्स्ट टॉपिक है PM लॉन्चेस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हिट्स आउट एट द प्रीवियस गवर्नमेंट। अब बेसिकली ये तो पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट इसमें से जो डेवलपमेंट है विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट दैट इज़ ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंस। तो PM ने फाउंडेशन ले किया है फॉर द प्रोजेक्ट वर्थ ₹1.22 लाख करोड़ इन बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। की हाईलाइट्स क्या है? माही बंसवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट वुड बी इस्टेब्लिश्ड जिसकी कैपेसिटी होगी अराउंड 2800 मेगावाट। कॉस्ट होगा ₹42,000 करोड़। ऑल्सो फ्लैग्ड ऑफ द 2 वंदे भारत ट्रेन्स इन दैट एरिया जो कि जोधपुर से बीकानेर एंड उदयपुर रन करेंगी। की डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट्स वर लॉन्च्ड न्यूक्लियर पावर माही बंसवाड़ा प्रोजेक्ट, रिन्यूएबल एनर्जी, वाटर सप्लाई एंड पावर इंफ्रास्ट्रक्चर,
रोड्स, हेल्थ एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये कुछ प्रोजेक्ट्स थे जो मतलब लॉन्च किए गए थे. सो इकोनॉमिक एंगल से PM linked GST reforms to reduce the cost of goods. Example, pre-2014 Congress government charged around rupees 31 tax per rupees 100 purchase. So GST has reduced the burden. Self-reliance and focus की भी अगर बात की गई है, that this urged the citizens to adopt Swadeshi model, emphasis on local production and consumption. पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस एंगल की अगर हम बात करें, क्रिटिसिज्म ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट इस एंगल में किया गया, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. सिग्निफिकेंस क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी एस्पेक्ट से अगर हम देखें तो पार्ट ऑफ इंडियाज़ क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, दिस सपोर्ट्स इंडियाज़ नेट ज़ीरो टारगेट बाय 2070 विच इज़ द प्लेज. देन दिस रिड्यूसेस द डिपेंडेंस ऑन फॉसल फ्यूल्स एंड एनर्जी सिक्योरिटी भी इंक्रीज़ करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट की अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट इन ट्राइबल रीजन ऑफ बंसवार एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट, फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ. UPSC रिलेवेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर यूजुअली आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द बेनिफिट्स एंड द स्कीम. जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है उससे जो भी बेनिफिट होगा तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं मेंस एस्पेक्ट में आपसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से ये इंडिया का जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको उसमें एक ट्रांजिशन फेज़ ले आएगा, उसमें एक डेवलपमेंटल फेज़ ले आएगा, या एक ब्राइट फेज़ ले आएगा इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी. नेक्स्ट टॉपिक है आपका 8 स्टेट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स 0.13% ऑफ एक्सपोर्ट्स. ये आर्टिकल बेसिकली हाईलाइट करता है अबाउट द इंडियाज़ पैराडॉक्स ऑफ वेयर द 8 स्टेट्स are having international borders which contribute to only 0.13% of the exports, India's exports. So despite their strategic location, while the western and southern states dominate India's trade, the northeast remains marginalized with over 5,400 kilometers of borders but negligible participation in export economy. The region lacks infrastructure, institutional support and policy attention. Despite being a potential gateway to Southeast Asia, issues like fragile tea economy, poor connectivity and absence of economic corridors persist. The 2022 Myanmar coup further disrupted the border trade, economic opportunities. Policies such as the remission of duties and taxes on exported products and PLI schemes largely bypassed the Northeast. Experts argue that India's trade strategy is exclusively and excessively Western-centric, ignoring the Northeast geo-economic importance. The article stresses that without integration of border states into the trade policy and connectivity frameworks, India cannot achieve a cohesive or resilient export economy. अब ये जो आर्टिकल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को इग्नोर किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू देयर जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि किस तरीके से आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं या कहाँ इंडिया लैग कर रहा है, सो यू कैन हाईलाइट दीज पॉइंट्स कि यूजुअली जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं और जो आपके सदर्न स्टेट्स हैं दे आर डूइंग मच मोर बेटर. जहाँ तक कि जो 8 स्टेट्स हैं जिनके इंटरनेशनल बॉर्डर्स आ जाते हैं इंडिया के क्रॉस, दे आर हैविंग जस्ट मिनिमल अमाउंट ऑफ ट्रेड एंड एक्सपोर्ट विद अदर कंट्रीज़. और नॉर्थ ईस्टर्न जिसे हम डेवलप कर सकते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को, तो कहीं ना कहीं इंडिया इस स्ट्रैटेजी में जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को उसके इग्नोर कर रहा है किसके, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के. तो इस तरीके से आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा टू डेवलप योर पॉइंट ऑफ व्यू एंड गिव सम एग्जांपल्स ऑल्सो इन दी आंसर राइटिंग. नेक्स्ट टॉपिक है आपका द सऊदी पाकिस्तान डील अपीयर्स इंडिया स्ट्रैटेजिक थॉट. बैकग्राउंड ऑफ द डील क्या है? सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ने साइन किया था मेजर इन्वेस्टमेंट एंड डिफेंस अग्रीमेंट्स, डील्स that included multi-billion-dollar investment in energy, mining and infrastructure, enhanced defense and security cooperation also agreed upon. Saudi Arabia strategic reorientation की अगर हम बात करें तो Saudi Arabia seeks diversification beyond oil vision 2030, increasingly engaging with Asian economies, not just West. Pakistan emerges as a major partner due to geography, manpower and long-standing ties. What are the challenges for India which have been discussed? India has traditionally enjoyed the strong relations with Saudi Arabia and Gulf countries. Riyadh tilted towards Pakistan, that this reduces the India's leverage.
So Pakistan may gain new financial strength to stabilize its economy and strengthen its military. Geopolitical context की अगर हम बात करें तो the deal reflects wider regional realignments, including Saudi's improved relations with Iran and Syria. The US reduced role in West Asia pushes Gulf states to diversify the partnerships. Also, China's influence via CPEC and Gulf ties indirectly strengthens Pakistan's strategic position. So, India's strategic dilemma क्या है? India's West Asia policy has been focused more on economic and diaspora interest, but Pakistan's Saudi closeness undercuts this. Highlights the need for India to recalibrate the strategy, deepen ties with UAE, Qatar, and Iran, and push forward regional connectivity projects. Next topic है आपका hot air. Donald Trump's rant against the climate change science is helping no one. ये article basically it criticizes Donald Trump's dismissal of climate change during the UNGA speech, where he called it the greatest con job. So Trump argued that the scientists shifted terms from global cooling to global warming to climate change to suit outcomes, ignoring the scientific evidences. So his opposition is rooted in protecting the fossil fuel industry, portraying renewable energy as destructive. The piece stresses that the climate science, despite complexities and inefficiencies, has built strong evidence for anthropogenic climate change through institutions like the IPCC. While global negotiations face flaws, scientific progress continues to push the world towards a post-fossil fuel future beyond political rants. Next topic है आपका cooling rights in a sweltering south. Basically, they are talking about the rising global temperatures and extreme heat events that are making access to cooling a public health necessity. So, cooling is linked to climate adaptation, energy policy, and equity. Key points क्या इसमें discuss किए गए हैं? Definitely, there has been growing demand for cooling, and in future, by 2050, the demand for ACs in India is expected to rise very sharply due to the urbanization and warming. So currently only 10% of the Indian household have ACs as compared to 90% in the US. So global south faces risks rising cooling poverty where vulnerable populations lack access. So equity and public health की अगर हम बात करें, cooling is not a luxury but a safeguard against the heat related mortality. Inequality, wealthier households, urban elites and developed nations consume disproportionate energy for cooling. Poorer households face energy access, affordability and health risk. Environmental concerns की अगर हम बात करें, rising AC usage risk higher electricity demand and greenhouse gas emissions. Cooling paradox की अगर हम बात करें, necessary for survival but accelerates climate change if it is fossil fuel based. Policy framework की अगर हम बात करें, India's India Cooling Action Plan, that is the ICAP 2019, aims to balance the cooling demand with energy efficiency and need for sustainable cooling technologies, efficient ACs, passive cooling, renewable based power. International cooperation is required under SDG 7, energy and Paris Agreement commitments. Now, if we talk about UPSC relevance, तो climate change and vulnerability for the poor, economic significance से भी important है, and rising health risk with respect to air conditioners. Energy security के aspect से भी important है, and India का जो cooling action plan, that is ICAP, so this is also very important. Please do read about it. Next topic है आपका why India's urban definition is failing its growing towns. So basically article जो है highlight करता है about the flaws in India's current urban definition that was used in 2011 census, which classifies an urban unit as either a statutory town with an urban local body or a census town meeting criteria of around 5,000 population, 75% जिसमें male workforce हो in non-agriculture and density of around 400 per square kilometer. Many census towns function like urban areas but remain under rural governance, limiting planning, services and infrastructure. For example, West Bengal saw 526 new census towns in 2011, yet 251 from 2001 remained rural governed. The outdated criteria, especially the 75% male workforce rule, ignored
women's and gig economy work, transitional settlements and rising service sector jobs. Research suggests India's urban population could be 35 to 57% instead of official 31%. So, without revising definitions for the 2027 census, India risk undercounting urbanization, misclassifying settlements, and undermining the policy, resource allocation and governance. तो ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है. आप एक बार इसको देख लीजिएगा और इस पर नोट्स बना लीजिएगा, बिकॉज जो अर्बन की डेफिनेशन है, अर्बनाइजेशन की जो डेफिनेशन है, वो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंस है. और स्टेटमेंट देकर यूपीएससी पूछ सकता है कि ये सही है या नहीं सही है, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट. सो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में यूपीएससी जो है कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक जोग्राफी जो है उस पर ज़्यादा फोकस रह रहा है. सेटलमेंट जोग्राफी, डेमोग्राफिक जोग्राफी, उस पर ज़्यादा फोकस रह रहा है यूपीएससी का. तो ये इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस, और ये कहीं ना कहीं उसमें ही आ जाता है, आपका इकोनॉमिक जोग्राफी में आ जाता है. तो आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया रशिया डिस्कस ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज प्लान टू बूस्ट एग्रीकल्चरल टाइज. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ मेट रशियन डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर Dmitry Patrushev at the World Food India 2025 event to discuss the strengthening cooperation in agriculture, fertilizers and food processing. Both sides considered creating BRICS grain exchange to boost agricultural trade among the members. They also reviewed progress on a proposed free trade agreement with Eurasian Economic Union. Russia emphasized its special partnership with India, noting record trade turnover in 2024 and highlighting the growing significance of bilateral economic cooperation. Next topic है आपका nail infections and the need for care. So ये important इसलिए है because this is important with respect to science and technology also. तो biology में थोड़ा सा आ जाता है. Indicators of health. Nail are indicators of health. Nails can reflect the internal diseases. Common signs: yellowish, greenish, discoloration, white nails, pus formation or longitudinal dark bands. Types of infections की अगर हम बात करें तो bacterial infections, if untreated, may become chronic, recurrent or spread to the bone. Fungal infections, common due to frequent hand exposure to water, often seen in feet, spread easily if untreated. Viral infections are also very common. Warts around the nails, contagious, and these are contagious and this may increase in size or number, spread via contact or public spaces. What are the causes and risk factors? Frequent household work without gloves, poor hand or foot hygiene, immunosuppression, and nutritional deficiencies or systematic diseases. So preventive measures की भी बात की गई है. Wear gloves for water or household work. Maintain nail and foot hygiene. See, this is not important, but yes, ये जो nail infections है उससे related कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं ये जो बताई गई हैं ये importance hold करती हैं. That जैसे आपसे पूछ लिया प्रीलिम्स में, फैक्ट ही पूछ लिया आपसे कि क्या नेल्स हेल्थ को डिस्क्राइब करते हैं या नहीं करते, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं. So that's all for the day. Here I end my analysis. Thank you and have a nice day. I request you to like, subscribe and share my channel.